ये स्टोरी एक 15 साल की लड़की सारा की है, जिसने अभी अभी इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया था। वो जहाँ भी जाती अपनी पिक्चर्स क्लिक करती और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। सारा को इंस्टाग्राम और सोशल साइट्स यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आने लगा। उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती जब कोई उसे फॉलो करता और उसकी पिक्चर को लाइक करता। वो इंस्टाग्राम पर काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ा पाए। वो किसी के भी प्रोफाइल पर जाके उनकी पोस्ट लाइक करती थी और किसी की पोस्ट पर कमेंट कर देती थी, प्लीज़ फॉलो मी, आई विल फॉलो यू बैक। एक दिन ऐसे ही वो स्क्रॉलिंग करके न्यू प्रोफाइल्स को लाइक कर रही थी तो उसे एक स्ट्रेंजर प्रोफाइल नज़र आई जिसके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा थे, पर उसकी पोस्ट काफ़ी खौफनाक थी। उस आदमी की प्रोफाइल में काफ़ी स्केरी पोस्ट थी, पर उसकी प्रोफाइल में उसकी अपनी कोई पिक्चर नहीं थी। हमेशा की तरह सारा ने उनमें से एक फ़ोटो को ओपन करके वहाँ कमेंट किया, प्लीज़ फॉलो मी, आई विल फॉलो यू बैक। और कुछ देर बाद उस आदमी ने सारा की प्रोफाइल को फॉलो कर लिया और साथ में उसने सारा की लेटेस्ट पिक पर कमेंट किया, आई एम फॉलोइंग यू। और जब भी सारा कोई नई पोस्ट करती वो आदमी उसकी पिक्चर पर कमेंट देता, आई एम फॉलोइंग यू। सारा ने कभी ना सोचा कि वो आदमी उसकी पोस्ट पर ऐसे कमेंट क्यों करता है। उसको बस अपने आईडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स चाहिए थे। एक रात जब सारा के पेरेंट्स बाहर गए हुए थे और घर पर कोई ना था तो सारा ने सोचा कि क्यों ना इंस्टाग्राम पर लाइव आया जाए। वो जैसे ही ऑनलाइन आई तो उसके सारे फॉलोअर्स उसे लाइव देखकर उसकी स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करने लगे। वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि अचानक से सारा को उसी आदमी का मैसेज आया। वो मैसेज असल में एक इमेज थी और जैसे ही वो इमेज सारा ने देखी तो सारा के होश उड़ गए। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो पिक्चर किसी ने जस्ट अभी उसकी लेफ़्ट साइड से क्लिक की है, क्योंकि उस पिक्चर में वो वहीं सोफे पर बैठी अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने यहाँ वहाँ देखा पर उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ आई, काफ़ी दिन गुजर गए पर सारा का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गई, उसे क्या हुआ और उसकी फैमिली आज भी उसकी राह देख रहे हैं। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मेरे कज़न्स मेरे घर पर रहने आए हुए थे। वो दोनों ट्विंस थे। मैंने उनसे कहा, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, जिस बात पर उन दोनों ने एग्री कर लिया और हम तीनों मेरे ही रूम में लाइट्स ऑफ करके हाइड एंड सीक खेलने लगे। कुछ देर बाद मेरे मम्मी पापा किसी काम से बाहर चले गए और हमने डिसाइड किया कि अब जब मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं हैं तो अब हम पूरे घर में हाइड एंड सीक खेल सकते हैं और पूरे घर की लाइट्स ऑफ करके हम कहीं भी छुप सकते हैं। गेम स्टार्ट हो गया। मेरा कज़न हैरी और मैं जल्दी से छुपने के लिए भागे। मैं जल्दी से लिविंग रूम में एक कबर्ड के पीछे छुप गया और मेरा कज़न हमें ढूंढने के लिए आ रहा था और मुझे याद आया कि मैंने तो डोर लॉक भी नहीं किया हुआ। अब मुझे पक्का पता था कि यहाँ तो मेरा कज़न मुझे इजीली देख लेगा, इसलिए मैं जल्दी से जाकर कर्टन के पीछे छुप गया। मैं वहाँ छुपकर अपने कज़न के आने का इंतज़ार कर रहा था कि मैंने नोटिस किया कि मेरे साथ उस कर्टन के पीछे कोई और भी छुपा हुआ है। अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था और मुझे लगा शायद ये हैरी होगा जो मुझसे पहले यहाँ आकर छुप गया है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था।
और खामोश था। मुझे लगा शायद इसने गेम को काफ़ी सीरियस ले लिया है और अचानक से किसी ने रूम की लाइट एकदम से ऑन कर दी। लाइट्स ऑन होने की वजह से मैंने अपनी आंखें बंद करके खोली। मैंने जब सामने देखा तो सामने ही मेरे दोनों कजिन्स खड़े थे। आई वॉज शॉक्ड। और जैसे ही मैंने अपनी राइट साइड देखा तो वहां पर कोई ना था। ये क्या? हैरी एकदम से यहाँ से बाहर कैसे आ गया? उस रात जब हम सोने के लिए लेटे थे तो मैंने हैरी से पूछा, तुम इतनी जल्दी कर्टन से बाहर कैसे आ गए थे? तो उसने जवाब दिया कि वो तो लाउंज में था, जहाँ पर उसे हैरी ने बड़ी आसानी से ढूंढ लिया था। ये सुनकर तो मेरी नींद ही उड़ गई और मैं पूरी रात जागता रहा और सोचता रहा कि अगर वो हैरी नहीं था तो फिर कौन था? मैंने आखिर किसे देखा? कुछ दिन गुजर गए। मैं अपने रूम में बैठकर स्टडी कर रहा था और मेरे पेरेंट्स लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। मैं पढ़ ही रहा था कि मुझे कुछ आवाज़ आई जिससे मेरा फोकस टूट गया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे फील हुआ कि कोई मेरी राइट साइड पर खड़ा है। मेरी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं कुछ देर पहले ही रूम का दरवाज़ा लॉक करके पढ़ने के लिए बैठा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस उस सीट पर जैसे जम सा गया था और वो चीज़ मेरे करीब बढ़ती जा रही थी। मैंने जोरदार चीख मारी। मैं इतना ज़ोर से चिल्लाया और मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मेरे पेरेंट्स मेरे रूम में थे। उन्होंने मुझे चुप कराया और मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी कोई इमेजिनेशन है और पापा ने मुझे गले से लगा लिया। और कुछ दिनों बाद जो तीसरा इवेंट हुआ वो सबसे ज़्यादा खौफनाक था। मैं अपने फ्रेंड के घर ग्रुप स्टडी के लिए गया हुआ था और मुझे वहाँ से आने में थोड़ी देर हो गई। मैंने जैसे ही अपने घर की तरफ देखा तो वहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। मैं जल्दी से भागकर जैसे ही घर पहुँचा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे घर से स्ट्रेचर पर डेड बॉडी निकल रही थी। एक नेबर जो मेरे सामने खड़ी थी, मैंने उनसे पूछा ये कौन है और क्या हुआ है? मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? ये सुनकर उन्होंने मुझे बताया कि कोई मेरे घर में घुस गया था और उसने मेरे पेरेंट्स का बेरहमी से खून कर दिया। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जो मैंने सुना वो सच था। मैंने उनसे पूछा कि वो मर्डरर कहाँ है, क्या वो पकड़ा गया? तो मेरी नेबर ने मुझे बताया कि उसकी मामा ने उस किलर को देखा है पर वो इस हादसे के बाद इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। मेरे पेरेंट्स के फ्यूनरल के बाद मैं अपनी उसी नेबर के घर गया और उनकी मामा से उस किलर के बारे में पूछा। वो बहुत डरी हुई थी। उन्होंने बताया कि उस रात वो गार्डन में खड़ी थी जहाँ से उन्हें हमारे टीवी लाउंज का क्लियर व्यू नज़र आता है। उन्होंने देखा कि एक लड़का जिसके हाथ में बड़ा सा नाइफ है और वो मेरे पेरेंट्स की तरफ बढ़ रहा था। ये कहते ही उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उन्होंने मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, उस रात मैंने जिस लड़के को देखा वो तुम ही थे जिसने वो मर्डर किए। और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और उनकी बेटी ने पुलिस को बुला लिया और मुझे मेरे ही पेरेंट्स के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया। ऑलमोस्ट 10 साल गुजर चुके हैं। मैं जेल में हूँ और आज भी मैं अपने पेरेंट्स के मर्डर को देखता हूँ अपनी ही स्किन में, अपने ही रिफ्लेक्शन में। ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और इस पर्सन को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसकी एक पर्सनालिटी स्वीट है और नॉर्मल है और दूसरी एक साइको की। बस रात कर्टन के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी की मल्टीपल पर्सनालिटी थी और वो आवाज़ें भी उसे अपनी ही सेकंड पर्सनालिटी की सुनाई दे रही थी।
वो ही था जिसने उस रात अपने ही पेरेंट्स का मर्डर किया। हम अपनी एक फ्रेंड की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करके वापस आ रहे थे। मैं और मेरा फ्रेंड सिड। जहाँ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, वहीं हमारे बीच बहुत से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी हैं। जब भी हम साथ होते हैं, we start to argue on various topics. स्पेशली सिट क्योंकि वो एथिस्ट है। हम एक एम्प्टी कंपार्टमेंट में बैठे थे और हम गुड लक और बैड लक को लेकर आर्ग्यू कर रहे थे और इसी तरह बात एस्ट्रोलॉजी तक पहुंच गई। बट सिट का कहना ये था कि ये सब फजूल बातें हैं और वो एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज में बिलीव नहीं करता। आज तक कोई भी एक्यूरेटली फ्यूचर के बारे में नहीं बता सका। ये सब अंदाजे होते हैं और हकीकत से एस्ट्रोलॉजी का दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं। और मेरे पास भी उसकी इस बात को काउंटर करने के लिए कोई जवाब ना था कि अचानक हमें हमारे राइट साइड से किसी की आवाज सुनाई थी। तो तुम्हारा मतलब है कि कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता? हमने जब उसकी तरफ मुड़ के देखा तो वो आवाज एक लेडी की थी और वो हमारी ही तरफ देख रही थी। देखने में वो किसी प्रोफेसर की तरह लग रही थी और उसके पास एक बैग था। खैर, उसने हमें हमारे सामने वाली सीट पर बैठने को कहा, जिस पर हम वहां बैठ गए और टॉन्ट करते हुए सेट ने पूछा कि व्हाट डू यू से, फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकता है? उस पर वो लेडी थोड़ी देर चुप रही और उसके बाद उसने कहा यस। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास इस बैग में एक ऐसी चीज है जिससे मैं तुम्हें प्रूव कर सकती हूँ। एंड आफ्टर you see that you might change your mind. Are you an astrologer? No, I'm just an ordinary lady. But I can show you what I have learned from my master. If you wish to see. मैंने उससे पूछा, तो आपके बैग में ड्राइंग टूल्स हैं? Just a drawing pad and a pencil. My master gave me as a gift. और उसने अपने बैग से एक पोर्ट्रेट बोर्ड निकाला और कहा कि मैं किसी भी इंसान का फ्यूचर ड्रॉ कर सकती हूँ, कोई भी ईयर, मंथ, इवन के आवर और मिनट्स भी। Very interesting. Who is your master, by the way? A man who can give such a powerful gift, he must be a world famous guy, and you also. This is not about money or fame, but it's allowed to show disbelievers. And speaking of my master, you won't recognize him. I can draw the portrait of the future, but I guess तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। ऑलराइट, मैं चली जाती हूँ। प्लीज इसकी बात को माइंड ना करें। आपने कहा कि आप फ्यूचर पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकती हो, मगर कैसे? डू यू सी दोज इमेजेस? हाँ, जब मैं अपनी आईज क्लोज करती हूँ तो मेरे सामने फ्यूचर की तस्वीर आ जाती है और मैं उसे पैड पर ड्रॉ कर लेती हूँ।
आप मेरा फ्यूचर ड्रॉ करें। मैं कैसा लगूंगा एट द एज ऑफ 50 और 60? इसके लिए तुम्हें इस पैच के टॉप पर अपनी फ्यूचर टाइम, डेट या मिनट्स लिखने होंगे। उसके बाद ही मैं उस चीज का पोर्ट्रेट बना सकती हूँ। मैंने उससे वो पैड लिया और मंथ एंड ईयर उस पैड के टॉप पर लिख दिए। उसने वो पैड पकड़ा और अपनी आईज को क्लोज कर लिया और पोर्ट्रेट ड्रॉ करने लगी। मैं उसकी ही तरफ देखे जा रहा था और आई वॉज शिवरिंग कि अचानक उस लेडी ने अपनी आईज ओपन की और उसने हमें मेरी वो पोर्ट्रेट ड्रॉ करके दिखाई। वो पिक्चर एक बूढ़े शख्स की थी जिसके फेस पर काफी रिंकल्स थे और वो काफी ज्यादा बूढ़ा दिख रहा था। मैं बिल्कुल शॉक था। क्या सच में मेरा फ्यूचर यही है? और अगर ये लेडी कोई ड्रामा कर रही है तो भी वो इतना एक्यूरेट पोर्ट्रेट कैसे बना सकती है? कि अचानक सिज ने कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि ये वाकई इसका फ्यूचर है? हम कैसे मान लें कि यही सच है? क्या हम इतने साल वेट करेंगे इस बात का? सिड, मुझे लगता है ये सच है क्योंकि मेरे पापा भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे और सब मुझे भी ये कहते हैं मैं अपने पापा के जैसा दिखता हूँ। मैं नहीं मानता और तुम वैसे भी इन चीजों पर बिलीव करते हो, तभी तुम्हें ऐसी कोई भी स्टोरी सच्ची लगती है। और अगर ऐसा ही है तो आप मेरा फ्यूचर पोर्ट्रेट बनाओ, मैं अपना फ्यूचर टाइम आपको लिख कर देता हूँ। उस लेडी ने सिट की तरफ देखा और वो पैड उसकी तरफ फॉरवर्ड कर दिया। सिट ने उस पैड पर आज की डेट, मंथ और ईयर लिखा। ये क्या कर रहे हो? फ्यूचर की डेट लिखने को कहा है और तुम आज की डेट लिख रहे हो? सिट ने मुझसे कहा, जस्ट वेट। और उसने अपनी वॉच की तरफ देखा। उस वक्त रात के 11:30 हो रहे थे, तो सिट ने उस पैड पर रात 12 बजे का टाइम लिख दिया। सिट ने हंसते हुए कहा, तो बताओ मैडम, 30 मिनट के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा? उस लेडी ने सिट से वो पैड लिया और दोबारा से आईज क्लोज करके ड्रॉ करने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऑलमोस्ट इमीडिएटली उसने अपनी आईज को ओपन कर लिया। The pencil did not move a bit. क्या हुआ? ड्रॉ करो और मुझे मेरा फ्यूचर बताओ। मुझे आंखें बंद करने पर तुम्हारी पिक्चर नजर नहीं आ रही। What? What do you mean? क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मैं 30 मिनट में मर जाऊंगा? I am not saying anything. लेकिन अगर कोई पिक्चर इस पैड पर अपीयर ना हो तो इसका मतलब यही होता है। ऑलराइट, मेरा स्टेशन आने वाला है, मैं अब चलती हूँ। सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। नहीं, उससे पहले तुम्हें एडमिट करना होगा कि तुम एक फ्रॉड हो और मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही थी और अब भागना चाहती हो। अचानक से ट्रेन की लाइट्स ऑफ हो गईं और जब लाइट्स ऑन हुई तो देखा कि वो लेडी दरवाजे के पास खड़ी थी। कहाँ भाग रही हो तुम? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा? इस पर लेडी ने उसकी तरफ देखा और कहा, थोड़ा सब्र करो, अभी 30 मिनट बाकी हैं। Oh really? So you are not done. Wait, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो उसे पोक करने के लिए आगे बढ़ा ही था
के she moved away from the door. और बैलेंस आउट होने की वजह से वो सडनली दरवाजे से नीचे गिर गया। मैं बिल्कुल इमोशनलनेस और शॉक बैठा हुआ था और उसी वक्त ट्रेन की लाइट्स ऑफ हो गईं। ट्रेन बहुत फास्ट चल रही थी कि अचानक लाइट वापस आई, पर दरवाजे पर कोई ना था। और जब मैंने टाइम देखा तो अब तक 12 नहीं बजे थे। ये उन दिनों की बात है जब सनी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके सिटी में जॉब करने आया था। न्यू जॉब थी, इसलिए उसे अक्सर वापस घर आने में लेट हो जाता था और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि सनी को वापसी पर कोई कन्वेंस नहीं मिलती थी। ऑफिस और घर के बिल्कुल ही सेंटर में एक टनल भी था जिसे लोग भूतिया टनल कहते थे। उस टनल में लगी लाइट्स में कुछ प्रॉब्लम थी क्योंकि वो जल्दी बुझती रहती थी। सनी किसी भी तरह अक्सर घर जल्दी पहुंचने की कोशिश करता था ताकि टनल रात में क्रॉस ना करना पड़े, पर आज वो बहुत लेट हो गया था। रात हो चुकी थी और अब वो टनल भी उसके सामने ही था। उसे बहुत खौफ आ रहा था, पर उसे अपने घर जाने के लिए उस टनल को क्रॉस करना था। वो जैसे ही टनल में एंटर होने के लिए बढ़ा तो पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस टनल में भूत है? हाँ, सुना तो है, पर मैं क्या करूँ? मेरा घर इस टनल से आगे है। अच्छा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हो सकता है फिर भूत दोनों को देखकर सामने ना आए। ये सुनकर मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और वो दोनों उस टनल में चले गए। वो टनल काफ़ी सुनसान थी और उन लाइट्स की आवाज़ें उससे भी ज़्यादा खौफनाक। इससे तो बेहतर था कि वो लाइट्स लगी ही ना होती। उस आदमी ने सनी से कहा कि क्या तुम्हें पता है, एक बार इस टनल से लेट नाइट एक लड़की का जाना हुआ। उसे ये टनल काफ़ी फंकी लग रहा था, तो उस लड़की ने इस टनल में सेल्फीज़ लेना शुरू कर दी। फिर अपने बीएफ को कॉल लगाई। हेलो, तुम्हें पता है मैं अभी उसी हॉन्टेड टनल में हूँ और मैंने यहाँ पर कुछ सेल्फीज़ भी ली हैं, तो मैं तुम्हें आकर दिखाऊंगी। यहाँ कुछ भी हॉन्टेड नहीं है और ये सब कहानियाँ थी। अच्छा डियर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर उस लड़की ने कॉल एंड कर दी कि अचानक से उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई न था और जैसे ही वो आगे चलने के लिए मुड़ी तो उसके सामने वही मास्क वाला आदमी आ गया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तो अचानक उस मास्क वाले आदमी ने उस लड़की का हाथ काट दिया। क्या क्या ये वाकई सच है? हाँ, सच में। और एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो जब टनल में आई तो लाइट्स की आवाज़ उसे बहुत अनोइंग लग रही थी। उसको टनल से बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, तो उसने मोबाइल निकाला और हेडफोन्स लगाकर सॉन्ग सुनते हुए चलने लगी कि अचानक से चलते चलते उसको ऐसा फील हुआ कि कोई साया उसके पीछे पीछे चल रहा है। और जैसे ही वो रुकी, वो साया भी उसके पीछे रुक गया। अब उसे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। उस लड़की ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया
और फ्रंट कैमरा से अपने पीछे देखने लगी। पहले तो वहाँ कोई ना था, लेकिन अचानक से वही मास्क वाला आदमी उस कैमरा के सामने आ गया और जिस हाथ से उस लड़की ने वो मोबाइल उठाया था, उस आदमी ने उसका वो हाथ काट दिया। What? वो भूत ऐसा क्यों करता है? वो सबके हाथ क्यों काटता है? तुम्हें पता है, यहाँ पर एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और वो सबसे हेल्प मांगता रहा, पर आते जाते हुए लोग मोबाइल से उसकी वीडियोस बनाते रहे। किसी ने उसकी हेल्प ना की, इसलिए उसे मोबाइल यूज़र से सख्त नफ़रत है। वो जिसके पास मोबाइल देखता है उसका हाथ काट देता है। अच्छा, शायद तभी वो अपना बदला ले रहा है कि अचानक से सनी की नज़र उस आदमी की पॉकेट की तरफ पड़ी। वहाँ एक मास्क पड़ा हुआ था। वो मास्क देखते ही उसे पूरी कहानी समझ आ गई कि अचानक उस आदमी ने हंसते हंसते कहा, डरो मत, वो तुम्हें नहीं मारेगा क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है ना। कि उसी वक्त सनी को कॉल आ गई। प्लीज नहीं नहीं, मुझे मत मारो प्लीज। क्या हुआ? डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है ना। सारा ने अपने आंटी के घर समर वेकेशंस एंजॉय करने का प्लान बनाया हुआ था। वो एक अलग सिटी में रहती थी और इसलिए शी वॉज वेरी एक्साइटेड। खैर, वेकेशन स्टार्ट होने पर वो उनके यहाँ पहुंच गई। उसे अपनी आंटी से मिले काफी साल गुजर चुके थे, बट कोइंसिडेंटली उसी शाम को उसकी आंटी ने ऑफिस की एक मीटिंग की वजह से आउट ऑफ सिटी जाना था। आई एम सॉरी, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है और आई गेस तुम भी थक चुकी होगी, इसलिए तुम रेस्ट करो। तुम अकेला फील ना करो, इसके लिए मैं सनी को भी यहीं छोड़ जाती हूँ। आई होप ये तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करेगा, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। बाय सनी, बी गुड। डिनर के बाद सनी अपने रूम में सो चुका था और सारा सिटिंग रूम में जाकर टीवी देखने लगी। टीवी देखते देखते सारा को अचानक ऐसा फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। उसने मुड़ के देखा तो उसके पीछे एक डॉल थी। उस डॉल को देखने पर सारा को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, लाइक वो उसे ही देख रही थी। खैर, वो इसे इग्नोर करके दोबारा टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद उसे अचानक किसी चीज की आवाज आई। उसने देखा तो वो डॉल जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने उस डॉल को उठाकर दोबारा से चेयर पर रख दिया। वो अभी सोफे पर बैठी ही थी कि उसे किचन से अजीब सी आवाज आई। जब उसने किचन में जाकर देखा तो वहां कोई ना था।
फिर सारा ने सोचा, रात बहुत हो चुकी है और मैं ऐसे रूम में अकेली हूँ, इसलिए मुझे ऐसे फजूल से ख्यालात आ रहे हैं। वो वापस सिटिंग रूम में आकर बैठ गई कि अचानक उसका फोन बजा। फोन उसके आंटी का था। हाय सारा, घर पर सब ठीक है ना? सनी टाइम पर सो गया? जी सब ठीक है, और सनी भी टाइम पर सो गया। ओह ग्रेट, मैं भी कुछ देर तक वापस आ जाऊंगी। एक मिनट आंटी, सॉरी इट साउंड अ बिट सिली, बट ये डॉल जो आपके लिविंग रूम की चेयर पर है, मुझे उससे काफी अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। हा 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 हा, सारा कौन सी डॉल? हमारे सिटिंग रूम में तो कोई डॉल नहीं है। हेलो सारा, सारा, सारा। सनी एक बहुत नॉटी बच्चा था। वो अक्सर बारिश में घर से बाहर भाग जाता और बारिश में खूब एंजॉय करता। एक रात ऐसे ही वो बारिश में घर से बाहर निकल आया। हेलो, तुम्हें वो बैलून चाहिए? हाँ, पर तुम कौन हो? आई एम योर फ्रेंड। फ्रेंड? पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुम यहाँ आना चाहोगे? बट कैसे? अभी बताता हूँ। सारा ऑफिस से घर वापस आ रही थी। घर पर उसकी मॉम उसका वेट कर रही थी। वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। उसकी मामा ने अगेन सारा को कॉल की। तुम अभी तक घर नहीं पहुंची, और तुम्हें पता है ना मुझे अर्जेंट काम से आउट ऑफ सिटी जाना था। डोंट वरी मॉम, आई एम ऑन द वे। बी फास्ट, क्योंकि बच्चे घर पर अकेले हैं। आई एम कमिंग मॉम। ओह, ये क्या कार का फ्यूल एंड होने वाला है? आई होप यहाँ पास में कोई फ्यूल स्टेशन हो। और कुछ पास में उसे एक फ्यूल स्टेशन नजर आया और उसने जल्दी से कार वहां घुमा ली। सारा यही सोच रही थी कि उसे काफी देर हो गई है। अचानक उसकी नजर कार के साइड मिरर पर पड़ी, जिसमें सारा ने देखा कि पंप ऑपरेटर उसे पेट्रोल भरते हुए बहुत अजीब नजरों से देख रहा है। और अचानक से उसे दोबारा उसकी मामा की कॉल आ गई। वो मोबाइल की तरफ देख ही रही थी कि अचानक वो लड़का उसके सामने आके खड़ा हो गया। क्या आप बाहर आ सकती हैं? एक्चुअली फ्यूल मशीन में थोड़ा इश्यू है, तो शायद कुछ टाइम लग जाए। वो कार से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और वेट करने लगी कि अचानक उसने देखा कि वो शख्स चाकू उठाए उसकी तरफ आ रहा है। वो ये देखकर घबरा गई और जल्दी से कार में बैठकर पंप से निकल गई। थोड़ा आगे जाकर सारा को एहसास हुआ और उसने साइड मिरर में देखा तो वही लड़का उसका पीछा कर रहा था।
खौफ के मारे सारा ने कार की स्पीड और बढ़ा दी। शॉर्टकट रूट्स को चेंज करते हुए सारा ने उस लड़के को चकमा दे दिया और अपनी जान उस लड़के से बचा ली। और फाइनली उसने घर पहुंचकर सुकून का सांस लिया। सारा की मामा भी अब जा चुकी थीं। घर में बच्चे खेल कूद कर रहे थे। चलो बच्चों, अब सोने का टाइम हो गया है, अपने रूम में जाओ। और कुछ देर बाद जब उसने बेडरूम में जाकर देखा तो दोनों बच्चे सो चुके थे, पर उन बच्चों के रूम में एक जोकर का स्टैच्यू पड़ा हुआ था और वो सारा को बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा था। खैर, वो टीवी लाउंज में आकर बैठ गई और न्यूज़ देखने लगी, जहां उसने देखा कि उन्हीं के टाउन में एक सीरियल किलर है जो जोकर के बहस में बच्चों का मर्डर कर रहा है। ये सुनते ही सारा का ख्याल ऊपर बच्चों के रूम में मौजूद उस जोकर के स्टैच्यू की तरफ पड़ा और टीवी देखते देखते उसकी नजर डोर पर पड़ी। उसे याद आया कि वो डोर तो लॉक करना भूल ही गई थी। फिर उसकी नजर फ्लोर पर पड़ी। उसने देखा कि वहां कुछ फुटप्रिंट्स थे जो बाहर से घर के स्टेयर्स की तरफ जा रहे थे। उसने उठकर जैसे ही डोर लॉक किया, उसे बच्चों की दर्द से चीखने की आवाज सुनाई दी। वो भागते हुए ऊपर गई तो उसने देखा कि वहां उन दोनों बच्चों की लाश पड़ी हुई है। वो बहुत डर चुकी थी और जब उसकी नजर उस जोकर के स्टैच्यू पर पड़ी तो वो अब भी वहीं खड़ा था, पर उस स्टैच्यू के पास एक खून से भरा हुआ चाकू पड़ा हुआ था। उसे यकीन हो गया कि ये वही जोकर है जिसके बारे में उसने अभी टीवी में सुना था। उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसे एक्ट किया जैसे उसे उस जोकर के बारे में कुछ नहीं पता और वो रूम के बाहर से लॉक करके नीचे की तरफ भागी। उसने नीचे जाकर पुलिस को कॉल मिलाई और सारी कहानी उन्हें सुनाई, जिस पर उन्होंने बताया कि उन्हें भी उसी एरिया के एक पेट्रोल पंप से कॉल आई थी, जहां एक पंप ऑपरेटर ने उस जोकर को किसी लड़की की कार में देखा था। ये सुनकर सारा को एहसास हुआ कि वो लड़का उसकी हेल्प करना चाहता था और अचानक से ऊपर से विंडो टूटने की आवाज आई। सारा ने विंडो के बाहर देखा तो वही जोकर घर के बाहर खड़ा था और घर की तरफ ही आ रहा था। सारा जल्दी से भागकर बेसमेंट में छुप गई और बेसमेंट का डोर लॉक कर दिया। कुछ देर बाद उसने डोर होल से देखा तो वो जोकर घर से बाहर जा रहा था। अब वो पुलिस के आने का वेट करने लगी। कुछ देर गुजरने के बाद उसे घर के बाहर से पुलिस मोबाइल के सायरन की आवाज आई और फिर उसके बेसमेंट का दरवाजा नॉक हुआ। उसे लगा कि वो अब सेफ है और पुलिस आ चुकी है और उसने जैसे ही दरवाजा ओपन किया